हेलो एवरीवन। हमारा जो जेई 2026 में जो हमने जो स्टार्ट किया था कि मैं डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पीआईक्यू सॉल्व करूंगा, मतलब एक शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो उस जर्नी में ये मेरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होगा, जिसमें मैं अप्रैल 3 का जो शिफ्ट 1 वाला अप्रैल 3 शिफ्ट 1 वाला जो सेशन है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें हमको मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, पहला ये यूरेनियम एंड ये न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलके ये फॉर्म कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रिएक्शन होगा ये तो ऑब्वियसली फिशन होगा। तो ये तो मैच करेगा, ए मैच करेगा डिफरेंटली फिशन, ये 3 होगा। एक मिनट, ये मैच करेगा 3 के साथ। सेकंड, एक मिनट थोड़ा कम कर लेता हूँ इसको। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ये तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये होगा 1। थर्ड वाला है, और थोड़ा कम कर लेता हूँ। थर्ड वाला ये हाइड्रोजन H12 प्लस H12 ये दोनों मिलके ये ड्यूटेरन, ये दोनों मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म किया है विथ न्यूट्रॉन। तो ये ऑब्वियसली होगा फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन अब ए बी तो इजी था ऑब्वियसली, लेकिन सी डी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सी डी बोथ आर फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन का 2 दिया है, एक फ्यूजन विथ पॉजिटिव की वैल्यू, दूसरा है फ्यूजन विथ नेगेटिव की वैल्यू। ना द क्वेश्चन इज ये कौन सा वाला होगा। ओके, ये क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्यू वैल्यू का मतलब होता है कि क्यू वैल्यू आ रहा है कि जिस केस में हमने आइंस्टाइन रिलेशन पता होगा, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर एंड दिस डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। ना अगर ये मास डिफेक्ट पॉजिटिव होगा, मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एंड अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है तो ये डेल्टा एम पॉजिटिव होगा, एंड अगर मास ऑफ रिएक्टेंट कम है तो डेल्टा एम नेगेटिव होगा। तो इस केस में यहाँ अगर देखा जाए, जो मास ऑफ रिएक्टेंट से, अगर ये मास को देखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट से ये इससे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, हमारा एनर्जी ये डेल्टा एम पॉजिटिव होगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा ना, एनर्जी रिलीज होगा। तो फ्यूजन विथ पॉजिटिव क्यू वैल्यू का मतलब होता है इस केस में एनर्जी रिलीज होता है। इस केस में जो क्यू वैल्यू लिखा है, इस केस में एनर्जी रिलीज होगा। तो ये वाला होगा ऑप्शन 2, ये वाला होगा ऑप्शन 2, फ्यूजन विथ पॉजिटिव क्यू वैल्यू। लेकिन इसमें क्या है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो दिया है, ये जो H13 है हमारा ट्राइट्रियम। इसमें क्या है ना, इसमें जो इसमें भी फ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव क्यू वैल्यू होगा। नेगेटिव क्यू वैल्यू इसलिए होगा क्योंकि इसका जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट से क्या होगा ना, छोटा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आंसर नेगेटिव में आएगा। एंड इस केस में क्या होता है ना, एनर्जी ऑब्जर्व होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव की वैल्यू। तो ये होगा ऑप्शन 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले तो ये A3B1 C2D4, तो आंसर होगा ये वाला होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन पे मेटल इज 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। वर्क फंक्शन मतलब हमारा डुअल नेचर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन गिवन है phi not equal to 3 eV। पूछा है द कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डैश, मतलब कलर ऑफ द विजिबल लाइट क्या होगा। ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन को पता है, H nu इक्वल टू phi नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एंड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा अगर हमारे जो H nu है, ये जो वर्क फंक्शन H nu है, ये ज़्यादा होगा इसके वर्क फंक्शन से, नहीं तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेगा नहीं ना। H nu क्या होता है, Hc/λ ग्रेटर देन phi नॉट। Hc का वैल्यू होता है 1242 eV नैनोमीटर बाय
ये लैम्डा ग्रेटर देन फाई नॉट। नाउ अगर ये फाई नॉट को इधर ले आते हैं, लैम्डा को इधर ले आते हैं, तो ये 1242 EV नैनोमीटर बाय लैम्डा बाय फाई नॉट ग्रेटर देन होगा लैम्डा। नाउ फाई नॉट का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, फाई नॉट का वैल्यू दिया है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो 1242 EV नैनोमीटर बाई 3 EV ग्रेटर देन लैम्डा। ना यहाँ पे EV कैंसिल होगा तो बचेगा 1242 नैनोमीटर बाई 3 ग्रेटर देन लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू होगा लेस देन 1242। इसको अगर सॉल्व करने कितना होगा, ये 4, ये 1, ये 3, लैम्डा लेस देन 413 नैनोमीटर। तो ये रेंज का वेवलेंथ होता है ब्लू लाइट का, इसलिए इसका आंसर होगा ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ा स्ट्रोक को थोड़ा कम करना चाहिए। यस, ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा है फोर्स ऑफ 49 न्यूटन एक्ट्स टेंजेंशियली। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट। ऑब्वियसली ये क्या है, सॉलिड स्पीयर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मास 20 kg केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा। इफ़ द स्पीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो ये रोल्स विदाउट स्लिपिंग का क्वेश्चन है। देन एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर कितना होगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर कितना होगा, सेंटर ऑफ द स्पीयर का एक्सीलरेशन कितना होगा। ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना, जो स्पीयर ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। अगर ये रोल कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा ना। टॉर्क का वैल्यू कितना होगा वो निकालते हैं हम। यहाँ पे जो टॉर्क निकालेंगे हम अबाउट दिस लोएस्ट पॉइंट, इसके अबाउट में हम टॉर्क का वैल्यू, इसके जो लोएस्ट पॉइंट है इसके अबाउट में हम निकालेंगे टॉर्क का वैल्यू ना। यहाँ पे दिया है कि ये रोल कर रहा है। अगर ये रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन F, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगेगा, क्योंकि रोल सपोज फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, तो बॉडी जाएगा राइट की तरफ एंड फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ। हम क्या करेंगे ना, इसके अबाउट में कैलकुलेट करेंगे टोटल टॉर्क ना। टोटल टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा, टोटल टॉर्क होता है आई अल्फ़ा ना। इस केस में टोटल टॉर्क कितना होगा ना, यहाँ पे टोटल टॉर्क दो फोर्स की वजह से होगा। ये जो लिखा है 49 न्यूटन उसकी वजह से होगा एंड फ्रिक्शन की वजह से होगा। लेकिन हमने ये जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये लोएस्ट पॉइंट के अबाउट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हमारा ये पिवट पॉइंट है एंड इसके अबाउट में हमने ये एंड जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये इसके अलॉन्ग लग रहा है। इसका मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन टॉर्क होगा 0। तो जो नेट टॉर्क होगा वो सिर्फ इसके वजह से होगा, इस फोर्स की वजह से हमारा नेट टॉर्क होगा। तो इसलिए F इंटू, अब ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू ये हो जाएगा 2R इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। नाउ F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 49 न्यूटन इंटू 2R इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ओके, इसमें और क्या दिया है ना, हमको निकालना है kept on a rough horizontal surface if the sphere rolls without slipping then the acceleration of the center of the sphere कितना होगा। अब हमको निकालना है एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। ओके, 49 इंटू 2R इक्वल टू आई। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा, अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्पीयर का, अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5। यहाँ पे निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, अबाउट दिस एक्सिस, ये जो बॉटम पॉइंट के अबाउट हम निकालने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये जो ये है, मतलब आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आई जी कितना 2/5 mr² प्लस mr², तो ये टोटल होगा आंसर 7/5 mr²। ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्सीलरेशन ना। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में एक्सीलरेशन कितना होता है, A इक्वल टू होता है R अल्फ़ा, A इक्वल टू होता है R इंटू अल्फ़ा। हमको निकालना है ना, अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा होगा A/R। यहाँ पे A इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे
जो एन स्फीयर के केस में सेंटर मास उसका सेंटर में है, तो ये अल्फा हो जाएगा ए बाई आर। तो ये आर आर कैंसिल, यहाँ पे और एक आर, ये एक आर कैंसिल होगा। और मास कितना दिया है, मास दिया है 20 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हमारा ए का वैल्यू। तो ए हो जाएगा ये 49 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, तो 49, इसको सॉल्व करना है बस। 49 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7m, 7 इंटू मास कितना दिया है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए 450 वाट लाइट सोर्स ऑन ए परफेक्टली 450 वाट लाइट सोर्स। रेडिएशन प्रेशर, पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, ये लिखा है 450 वाट, पावर दिया है वाट है ना, तो पावर होगा 450 वाट। लाइट सोर्स ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो लाइट गिरेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। प्लेस्ड एट 2 मीटर अवे फ्रॉम इट इज डैश, मतलब ये लिखा है कि एक लाइट सोर्स है, उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, उसमें से लाइट निकल रहा है, एंड वो जाके गिर रहा है 2 मीटर। यहाँ पे एक सपोज एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट गिर रहा है, यहाँ पे एक सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज सोर्स मान लेते हैं ये मिरर है पूरा। तो यहाँ से जो रेडिएशन जाके गिर रहा है, यहाँ से जो रेडिएशन जाके गिर रहा है, तो ये रेडिएशन क्या करेगा ना, इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो हमको निकालना है ना। कैसे करेंगे ना, यहाँ पे इसका एक ये रेडिएशन प्रेशर ये सब के जनरल फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला अगर याद नहीं है तो हम P इक्वल टू ए बाई ऐसे ही फार्मूला निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, देखिए ना, P इक्वल टू ए बाई ए। एफ क्या होता है, एफ होता है चेंज इन न्यूटन सेकेंड लो, क्या करें, एफ होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है एफ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रेशर इक्वल टू एफ को प्रेशर इक्वल टू फोर्स पे एरिया ना। ये फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम में, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इनटू एरिया, राइट। अब ये लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट के केस में मोमेंटम कितना होता है, लाइट के केस में मोमेंटम होता है, हमको पता है E इक्वल होता है P इंटू सी। ई हो गया एनर्जी ऑफ द लाइट, P मोमेंटम ऑफ द लाइट, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। देन P का वैल्यू कितना होगा, P का वैल्यू हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम। यहाँ पे जो P लिखा है, P का वैल्यू हो जाएगा, P मतलब मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी बाई, सॉरी टाइम नहीं, एनर्जी बाई C ना। यहाँ पे क्या करेगा ना, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये जाएगा जाके रिटर्न करेगा, तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p, मतलब जो डेल्टा p हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p, क्योंकि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम dp बाई dt। तो हमको यहाँ पे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, ये जाके पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, तो जितना मोमेंटम में वो जाएगा उतना मोमेंटम में रिटर्न करेगा। अगर वो ई बाई सी में जो जा रहा है, जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो ई बाई सी में रिटर्न करेगा, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p, तो डेल्टा p हो जाएगा 2p। नाउ ये p प्रेशर इक्वल टू डेल्टा p बाई t इंटू ए। डेल्टा p का वैल्यू हो गया 2 इंटू p, 2 इंटू मोमेंटम कितना E बाई सी, तो मैं डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 2 इंटू पी का वैल्यू हो गया E बाई सी, नीचे हमारा है T एंड A। अगेन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर, ये P प्रेशर है, यहाँ पे बहुत सारे सिंपल प्रेशर मोमेंटम, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला P मोमेंटम है, लेकिन ये वाला P प्रेशर है, ये वाला भी प्रेशर है। तो प्रेशर इक्वल टू नाउ एनर्जी बाई टाइम होता है पावर को मैं P लिख लेता हूँ, पावर बाई यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट इंटू ए ना। यहाँ पे लिखा है हमको निकालना है ना, अब सारा डेटा गिवन है। पावर तो हमारा गिवन है, पावर हो गया ये 450 वाट, C स्पीड ऑफ लाइट ना। एरिया क्या होगा ना, यहाँ पे एरिया टोटल क्या हो जाएगा ना, ये एक स्फीयरिकल फॉर्म में, क्योंकि ये जो लाइट बल्ब है ये हर तरफ से अपना रेडिएशन को एमिट कर रहा है। अगर ये हर तरफ से अपना रेडिएशन को एमिट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो हो जाएगा क्या बोलते हैं सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसका जो सरफेस एरिया अप्लाई करेंगे, इसका सरफेस एरिया का वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली तो इस हिसाब से हमारा जो P है
पी का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो सिंपली जो सरफेस एरिया होगा उसका वैल्यू बस लिखना है 4πr², एंड आर यहाँ पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर का वैल्यू पुट करो, पुट करके हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो ये खुद वैल्यू पुट करके खुद सॉल्व करना है, कितना होगा आंसर इसका देखना है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होगा ये पावर बाई सी एंड ए लिख देंगे 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर मतलब क्योंकि यहाँ पे जो लाइट बॉल है ये हर तरफ से रेडिएशन एमिट कर रहा है। अगर वो हर तरफ से रेडिएशन एमिट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक स्फेरिकल शेप में उस यहाँ से लाइट जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4πr²। तो इसीलिए तो ऐसे करके हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स। आज ये तीन पार्टिकल का मास है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स द एडिशन ऑफ द मासेज। ओके, यहाँ पे 3 पार्टिकल है, तीनों का मास दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर का जो एडिशन वाला रूल है वो रूल यूज़ करके हम ये तीनों को ऐड करके इसका आंसर निकालना है। ओके, यहाँ पे हमको क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर के केस में क्या होता है ना, जो सबसे लीस्ट डेसिमल के बाद जो सबसे लीस्ट नंबर होगा हमको उसको रखना है। तुमको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमको पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर के आगे जाना है, तो वो होगा हमारा आंसर। तो तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारा पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल तक जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा लिस्ट अरिथमेटिक सिग्निफिकेंट फिगर का ये रूल है। तो ये रूल अप्लाई करके हमसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of projection of a particle is measured from the vertical axis as phi and the maximum height reached by the particle is hm। ओके, मतलब ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट हियर hm एज ए फंक्शन ऑफ phi कैन बी प्रेजेंटेड एज डैश। ओके, यहाँ पे पहले तो इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h = u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इनमें जो थीटा होता है, अगर ये हमारा एक्सिस हो गया ऐसे जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर ये हमारा u है तो ये होता है थीटा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल लिया गया है फाई, ये फाई वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल लिया है, विद द वर्टिकल एक्सिस एंगल है फाई। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या होगा, इसका मतलब ये जो फाई हो जाएगा, जो थीटा हो जाएगा, थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं 90 - फाई, क्योंकि टोटल 90 है, थीटा हो जाएगा 90 - फाई। तो ये एज कितना होगा, एच होगा u² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 90 - फाई बाई 2g। तो हमारा h आ रहा है u² cos स्क्वायर फाई बाई 2g। यहाँ पे h u² बाई 2g ये तो छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे h एंड फाई के बीच हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे h इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर फाई, h इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर फाई। तो ये दोनों के बीच जो ग्राफ वो हमको ड्रॉ करना है। ओके, नाउ यहाँ पे cos स्क्वायर फाई का जो ग्राफ होता है, cos स्क्वायर फाई का अगर हम cos स्क्वायर फाई का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा cos स्क्वायर फाई। तो मतलब ये ऐसे ग्राफ होगा, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि cos स्क्वायर फाई का ग्राफ ऐसा होता है। नेक्स्ट, ओके, a piston of mass m, a piston of mass capital M is hung from a massless spring whose restoring force goes as F = -kx3। मतलब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स यूजुअली होता है F = -kx, लेकिन ये केस में है F = -kx3, where k is spring constant। The piston separates the vertical chamber into 2 parts, where the bottom part is filled with n moles of an ideal gas, and external work is done on the gas isothermally। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मली मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 0, with the help of a heating filament mounted in the lower part of the chamber, so that the piston goes up from height L0 to L1। okay,
टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट इज डैश। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट में एक फिलामेंट रखा गया है एंड फिलामेंट की वजह से ये पार्ट में जो गैस है वो फिलामेंट क्या कर रहा है, गैस को हीट कर रहा है ना। गैस को हीट करने की वजह से ये जो पिस्टन है ये क्या हो रहा है ना, L0 डिस्टेंस से L1 डिस्टेंस तक मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कितना वर्क डन होगा और टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट ये कितना होगा। यहाँ पे वर्क डन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट। डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट मतलब अल्टीमेटली गैस कितना वो टोटल एनर्जी उसके अंदर जा रहा है, तो ये हमको निकालना है। अब फिलामेंट क्या करेगा ना, यहाँ पे जो गैस है ये गैस को हीट देगा, ये गैस को एनर्जी देगा। अब वो एनर्जी कैसे यूज होगा वो हमको देखना है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा जो Q टोटल हीट गिवन ये दो तरीके से यूज होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लेकिन यहाँ पे डेल्टा T जीरो, अगर डेल्टा T जीरो है हमको पता है दी इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब हम जितना भी हीट देंगे दैट हीट विल डू वर्क, मतलब यहाँ पे जो हीट देंगे ये हीट सिर्फ टोटल वर्क करने में कंज्यूम होगा या खर्चा होगा। ये वर्क ये हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से ये जो गैस है, गैस का कोई भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं वर्क डन क्या क्या होगा ना। यहाँ पे ये गैस की वजह से तीन वर्क हो रहा है, तीन तरीके से वर्क हो रहा है। क्या, पहले तो ये पिस्टन मूव हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है मतलब ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यूजुअली हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तभी होता है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तभी होता है जब F इक्वल टू होता है माइनस के एक्स एंड U होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, F होता है स्प्रिंग फोर्स। लेकिन ये केस में तो फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं है, इस केस में F इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू, तो इसलिए हमको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो टोटल एनर्जी दिया जाएगा फिलामेंट की वजह से गैस को, जो जितना भी हीट दिया जाएगा वो हीट सिर्फ वर्क करेगा, वो हीट कुछ भी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हीट सिर्फ काम करेगा। एंड ये वर्क क्या क्या हो सकता है वो हम देख रहे हैं। पहले तो ये स्प्रिंग जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग में क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, देन वो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा वो निकालते हैं। अगर ये F इक्वल टू माइनस के एक्स दिया होता तो E इक्वल टू होता हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे F इक्वल दिया है माइनस के एक्स क्यू, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा F डी एक्स, फॉर्मूला मतलब निकालेंगे F डी एक्स इंटीग्रेशन, F डी एक्स इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पे टोटल कहाँ से कहाँ मूव हुआ है, यहाँ पे मूव हुआ है L0 टू L1 एंड F का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है के एक्स क्यू डी एक्स इंटीग्रेशन L0 टू L1। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये तो एक वर्क हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो पिस्टन, क्वेश्चन में पिस्टन का मास दिया है, पिस्टन का मास दिया है मतलब ये जो पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग E1 लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द पिस्टन होगा mgh। अब h क्या होगा, h मतलब कितना हाइट ऊपर हुआ है, वो कितना हाइट ऊपर जाएगा, वो L1 माइनस L0, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। नाउ ये गैस में भी कुछ वर्क हो क्योंकि गैस ये एक्सपांड हो रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब गैस ये जो गैस एक्सपांड हो रहा है ये आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांड हो रहा है मतलब हमारा आइसोथर्मल के केस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है तुम्हारा लॉन, और जो लॉन V2/V1 होता है ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस nRT लॉन V2/V1, V2 फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम nRT लॉन। अगर यहाँ पे ये जो गैस जब ऊपर जाएगा इसका एरिया तो सेम रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। आज इसका एरिया सेम रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल एरिया सेम रहेगा, तो अगर हम वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, ये V2 को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू L2 एंड इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू L1। इसका मतलब एरिया कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा L1/V2
एल नॉट, यहाँ पे L1 L0 है इनिशियल एंड फाइनल लेंथ, इनिशियल एंड फाइनल लेंथ वो कितना ऊपर गया है। तो ये वर्क डन बाय द गैस, ये जो कि हमारा एनर्जी के हिसाब से स्टोर होगा, एंड ये दी वर्क डन बाय द पोटेंशियल वर्क डन बाय द क्या जो पिस्टन, ये स्टोर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, ये स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के हिसाब से। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करना, इसको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद ओके, इसका आंसर शायद अगर x4/4 करेंगे, इसका आंसर शायद ये वाला होगा, mgk/4, इसका आंसर शायद ये वाला होगा, ऑप्शन 1 होगा। थोड़ा ये कर लेना, सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मुझे लगता है इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। ओके नेक्स्ट, during the melting of a slab of ice at 273 Kelvin, 273 Kelvin मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा है, देन at atmospheric pressure internal energy, okay, internal energy of the ice water system decreases, positive work is done on the ice water system by the atmosphere, positive work is done by the ice water system on the atmosphere, internal energy of the ice water system remains constant। अगेन ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक आइस स्लैब है जो कि 273 केल्विन में क्या हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है मतलब ये अपना चेंज कर रहा है। अगर ये मेल्ट हो रहा है मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है ना। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका मतलब इसका ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। अगर यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है मतलब कंप्रेस हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस जो V1 होगा, अगर हम निकालेंगे वर्क निकालेंगे। ओके, पहले लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इतना केल्विन में वो क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, ये जो आइस वाटर सिस्टम, उसके ऊपर क्या हो रहा है ना, काम हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव वर्क ये काम हो रहा है ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, एंड इसमें क्या हो रहा है, एंड कंप्रेशन की वजह से कंप्रेस हो रहा है मतलब वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड जो हीट ऑब्जर्व कर रहा है मतलब वो डेल्टा क्यू हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो तरह का वर्क होगा, पहले तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, ये वर्क डन होगा पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम ये हो जाएगा नेगेटिव, वर्क डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो उल्टा होगा, ये कंप्रेस हो रहा है। नाउ अगर हम देखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो डेल्टा यू है, आज ये कंप्रेस हो रहा है मतलब इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा क्योंकि टेम्परेचर वो चेंज होगा कंप्रेशन की वजह से क्या होगा ना, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इसलिए यहाँ पे जो लिखा है इंटरनल एनर्जी रिमेन्स डिक्रीजेस, ये नहीं होगा। एंड सेकंड, पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, ये वाला होगा। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आ गया बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन। ना ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो हमारा और गेट है, और गेट मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे ये
इनटू होगा, ये इनटू करते ना, प्लस ये इनटू, तो सिंपली ये करना है, ये जो आउटपुट वाला ये देखना है, अप्लाई करना है, देखेंगे कौन सा वाला सही होगा। ना इसमें क्या होता है, पहले तो ये 0 0 अगर लेते हैं, 0 0 लेते हैं ऑप्शन, ये ए 0, इसमें 0, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 0 होकर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ से 0 आएगा, और ये भी 0 इधर आएगा, इधर से भी 0 आ रहा है, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0। हाँ, तो पहला वाला तो इसमें हो रहा है, दूसरा वाला 0 1 0 को देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0, ऐसे करके हर में ट्राई करेंगे, यहाँ पे लेते हैं 0, सेकंड में लेंगे 1, सेकंड में लेंगे क्या, सेकंड में लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये और गेट है, तो ये 0 + 1 ये हो जाएगा 1 ना, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 1 लेने से ये वाला हो रहा है, ये वाला इसमें हो रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 1 नीचे 0, तो ऊपर होगा 1, नीचे लेंगे 0, तो ये 1 + 0 ये हो जाएगा 1 इसमें से, देन इसमें से यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 0, तो ये 1 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 0 होगा 1, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में यहाँ लिखा है, यहाँ पे एक लगा दिया गया है, नॉट गेट लगा दिया है। ओके, पहले ए में लेते हैं, ओके ए में लेते हैं 0, ये 0 ये 0, तो ये वाला यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 0 है, 0 + 0 यहाँ से निकलेगा 0, ये से 0 आ रहा है, लेकिन ये 0 उल्टा होकर ये हो जाएगा 1, तो ये 0 × 1 ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आना चाहिए 0। ओके सही है। दूसरा लेते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, इनपुट 0 1, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ऊपर 0 नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 + 1 इधर हो जाएगा 1, ये 0 यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है 1, तो 1 × 1 क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो नहीं होगा। थर्ड ट्राई करते हैं, थर्ड को देखते हैं, थर्ड वाले में लिखा है, अगेन ऐसे ही करके सारे इसको ट्राई करना है, देखना है इसका आंसर क्या होगा, ये थोड़ा खुद करना है इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारा खुद का सारा करना है, इसका आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था। Which of the following curves possibly represent one dimensional motion of a particle? यहाँ पे लिखा है कौन सा वाला मोशन रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन कौन सा ये शो करेगा वो देखते हैं। एक ये जो ग्राफ लिखा है ये फेज, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा है। फेज एंड फेज मतलब हम जो लिखते हैं जो ऐसे में लिखते हैं y = a sin kx - ω t। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये जो हम लिखते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, बस ऐसे में इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है फेज एंड टाइम का ग्राफ ऐसे होगा, देखते हैं फेज एंड टाइम का ग्राफ कैसे होगा। ओके, ये जो लेते हैं kx - ω t, ये हमारा होता है फाई, इसको ही बोलते हैं हमारा फाई। तो kx - ω t ये होगा फाई। तो अगर यहाँ पे देखेंगे kx - ω t ये हो जाएगा हमारा फाई। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे फाई = kx - ω t, तो यहाँ पे अगर देखेंगे फाई एंड टाइम के साथ अगर देखेंगे तो ये फाई प्रोपोर्शनल टू टी है, फाई प्रोपोर्शनल टू ये जो y = mx + c के साथ मैच कर सकते हैं, y = mx + c इसके साथ ये मैच कर रहा है। वन डायमेंशनल मोशन पे पार्टिकल मतलब ये चेंज होगा, तो ये वाला तो हो सकता है, ये वाला हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, हाँ तो ये तो होगा
दूसरा देखते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इसको देखे से 2 डायमेंशन में ये दिखा गया है ग्राफ को, लेकिन ये 2 डायमेंशन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, वेलोसिटी वाई में है। ये वाला शो करता है वही SHM वाला जिसमें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, एंड इनका जो ग्राफ है वो सर्कुलर ग्राफ है। ओके, ये कहाँ से आ गया? वेलोसिटी का वो SHM में एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू V इक्वल टू A इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसका मतलब यहाँ पे V स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे V स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अगेन V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दिस ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। नाउ ये थोड़ा इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये चेंज हो रहा है, इसके साथ चेंज हो रहा है, तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला। ओके, थर्ड वाला यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम का देखो ग्राफ दिया है ना, वेलोसिटी टाइम। बाय द वे ये वाला, अगर ये वाला हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं एक्स में, इसको ले रहे हैं वाई में, वर्टिकल एक्सिस में ले रहे हैं वेलोसिटी को। ना ये 1 डायमेंशन के साथ कैसे मैच कर रहा है वो देखते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन भी ये कैसे शो कर रहा है, इसको देखते हैं। अगर हम क्या करेंगे ना, एक सोचो यहाँ पे एक पार्टिकल है, मतलब ये पोजीशन चेंज होने के साथ साथ उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो ये पॉइंट जो है, ये वर्टिकल जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है वेलोसिटी का, यहाँ पे वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट है ना। कंपेयर दिस विथ SHM। अगर ये हमारा मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ SHM में ये जो मीन पोजीशन पे होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे V होता है मैक्स, लेकिन यहाँ पे कितना होता है डिस्प्लेसमेंट 0, तो जब V मैक्स होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये x हो जाएगा इक्वल टू एम्पलीट्यूड, लेकिन इस केस में x इक्वल टू 0, मतलब ये पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं एंड ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये 1 डायमेंशनल हो गया, तो ये वाला इसीलिए हो सकता है। तीसरा वाला वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका इनका ग्राफ है ना। वेलोसिटी तो ये चेंज हो सकता है टाइम के साथ, लेकिन टाइम ये क्या हो रहा है, टाइम को उल्टा दिखाया गया, मतलब टाइम पीछे जा रहा है एंड टाइम नेगेटिव भी हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। एंड लास्ट ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये वाला हो सकता है। तो आंसर होगा ABD। देखते हैं कौन सा ABD, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है? कंसिडर ए कंप्लीटली फुल सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 1.6 मीटर, सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 1. ठीक है, इसका हाइट दिया है 1.6 मीटर। नाउ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। इट इज अ स्मॉल होल इन इट्स साइड एट ए हाइट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, मतलब सपोज यहाँ से 90 सेंटीमीटर पे, सपोज ये वाला 90 सेंटीमीटर यहाँ पे एक होल है जो कि ग्राउंड से इसका हाइट है 90 सेंटीमीटर, ये वाला है 90 सेंटीमीटर। Assume the cross-sectional area of the hole to be negligibly small as compared to that of water tank. Okay, इसका जो एरिया है ये बहुत ही negligible है as compared to this area, ये जो 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया है। If a load of 50 kg is applied at the top surface, यहाँ पे लोड कितना डाला जा रहा है 50 kg। When the velocity of the then the velocity of the water coming out at that instant when the hole is opened, then यहाँ से कितना स्पीड से पानी नीचे आएगा वो हमको देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक होल है जो कि ग्राउंड से
टोटल ग्राउंड से ये वाला है 90 सेंटीमीटर, ये वाला। तो यहाँ पे पूछा है कितना स्पीड में ये पानी आएगा, कितना स्पीड में हमको ये V निकालना है, कितना स्पीड में यहाँ से पानी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बर्नौली थ्योरम, यहाँ पे यूज़ करेंगे। बर्नौली थ्योरम क्या कर रहा है, बर्नौली थ्योरम कहता है हाफ, जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है बर्नौली थ्योरम का, हाफ रो V स्क्वायर प्लस mgh, मतलब ये P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये था हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। ना ये जो बर्नौली प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दो जगह पे, दो केस के लिए, दो जगह के लिए हम अप्लाई करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, अगर बर्नौली प्रिंसिपल में डाउट है, मैं थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट। ओके, P होता है हमारा प्रेशर, हाफ रो V स्क्वायर, हाफ रो V स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, रो GH इज द पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, एंड ये जो टोटल ये होता है इनका, ये होता है कांस्टेंट। मतलब दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जो वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो हो रहा है, और वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो हो रहा है एंड स्टेडीली फ्लो हो रहा है, स्टेडीली फ्लो हो रहा है, एंड द फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, ये मेन उसका होता है कंडीशन। देन ये काम नहीं करेगा बर्नौली प्रिंसिपल। देन उस केस के लिए ये वाला कांस्टेंट रहेगा, ये वाला कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम इसे दो पॉइंट में, दो पॉइंट के लिए, एनी 2 पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट द कंडीशंस मस्ट बी द वाटर मस्ट फ्लो स्टेडीली, अगर टर्बुलेंट ये फ्लो होगा तो ये काम नहीं करेगा। सेकंड, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए मतलब उसका डेंसिटी हर जगह पे सेम होना चाहिए। ये था मेन 2 कंडीशन। नाउ इसको हम अप्लाई करते हैं। हम बर्नौली प्रिंसिपल क्या करेंगे, दो जगह पे अप्लाई करेंगे। पहले ये ऊपर वाला पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं, एंड ये वाला पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं। ना बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसको अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है ना, ए वी इक्वल कांस्टेंट, ए एरिया, वी हो गया वेलोसिटी। तो हम क्या करें ना, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बी। हम ए एंड बी पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, A1 B1 यहाँ पे है, A2 B2 इस पॉइंट में है ना। यहाँ पे A1 इज द एरिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, A1 इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस 0.5 मीटर स्क्वायर, B1 यहाँ पे जो स्पीड होगा, A2 is the area of this hole and V2 is the speed of the hole। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ द होल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द एरिया ऑफ दिस। मतलब इसका जो एरिया होगा A2 इज लेस देन A1, मतलब A2 A1 से कम है। अगर A2 A1 से कम है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 मतलब ये होल से जितना स्पीड से पानी आ रहा है उसका स्पीड इज़ हायर देन द और मोर देन दिस, ये जो V1 का स्पीड, मतलब जो टॉप सरफेस में लिक्विड का स्पीड, तो उसको लिक्विड मतलब वाटर का स्पीड। इसका मतलब जो V1 वाला स्पीड है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, V1 वाला जो स्पीड है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। V1 मतलब यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा मेन पॉइंट। तो V1 कैन बी नेग्लिजिबल, तो V1 इज नेग्लेक्टेड। ये वाला हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ हम अप्लाई करते हैं ये वाला प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे अगर फ्लूइड का ऐसे लिक्विड का ये कंडीशन, फ्लूइड का लिक्विड का ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें हाइट वगैरह का ऐसे थोड़ा थोड़ा डेटा दिया है, तो हम डायरेक्टली बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे अप्लाई होगा, कि कैसे ये होगा, वो थोड़ा मेन पॉइंट है। अगर ये जो प्रिंसिपल हम 2 पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो ए के लिए बी के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको मैं मान देता हूँ PA प्लस हाफ, रो तो सेम रहेगा हर पॉइंट पे, तो VA स्क्वायर प्लस रो G, एंड ये HA इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मान रहे आज रेफरेंस पॉइंट।
इसको मान रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं किसी 2 पॉइंट के लिए, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से हम ऐसे बाय द वे ग्राउंड, इसीलिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होल में कितना स्पीड है वो हम पूछा है। तो हम अगर बॉटम वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं। बॉटम वाले पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो एंड हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल ए एंड ये पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में कितना स्पीड है वो नहीं पूछा है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। सो बी पॉइंट को मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, और बी पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, उसको मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है हम यहाँ से ही हाइट को कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ से कितना हाइट होगा वो उसमें हम क्या करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना। हम देखते हैं प्रेशर एट ए। प्रेशर एट ए मतलब यहाँ पे पहले तो ये वाला जो वाटर सरफेस है ये ओपन टू एयर है। ओपन टू एयर मतलब यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एंड ऑल्सो ये जो 50 kg वाला वेट है इसका भी इस पर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर टोटल प्रेशर एट ए इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस ये जो वेट का प्रेशर, दोनों का लगेगा प्रेशर। तो पी ए हम लिखेंगे, पी ए इज द एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस ये जो वेट का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पे एरिया ना। ये जो फोर्स देगा वो वेट की फॉर्म में देगा, वेट मतलब mg मतलब ये 50 × g/a, ये हो गया टोटल प्रेशर। प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। लेकिन अभी हमने माना है कि v1 मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगा, टॉप सरफेस में जो स्पीड होगा वो नेग्लिजिबल है, इसलिए ये वाले भी हम इसको 0 कर देंगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, तो ये वाले को हम क्या करेंगे ना, 0 कर देंगे ना। रो जी एच मतलब इसको मान रेफरेंस पॉइंट, तो रो जी एच मतलब सरफेस से यहाँ तक हाइट, ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक हाइट, बी पॉइंट से टॉप सरफेस तक हाइट। ओके, ये टोटल है 1.6 मीटर, टोटल सिलेंडर का हाइट है 1.6 मीटर विच इज़ 160 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला है 90 सेंटीमीटर, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो ये रो जी 70 cm सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ना यहाँ पे बी पॉइंट में तो कोई वेट वगैरह नहीं लग रहा है ना, दिस होल इज ऑल्सो ओपन टू एयर, मतलब यहाँ पे भी लग जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे से लगेगा P0, यहाँ पे और कुछ प्रेशर नहीं लगेगा। प्लस हाफ रो v स्क्वायर, ये हमको निकालना है, हाफ रो v स्क्वायर ये हमको निकालना है। प्लस अब इसको रेफरेंस पॉइंट मानने का ये और एक फ़ायदा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हो जाएगा 0, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, तब +0 ना। यहाँ पे P0 कैंसिल होगा, ये दोनों में बस वैल्यू पुट करना है। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर जो कि होता है 1000 kg/m3, ये सब का वैल्यू पुट करना है। पुट करके हमको ये V का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये था उसका प्रोसेस, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रिक्शन, स्प्रिंग फ्रिक्शन, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 blocks of masses स्मॉल m कैपिटल M आर प्लेस्ड, कैपिटल M ग्रेटर देन स्मॉल m, ऑब्वियसली बड़ा मास है छोटा मास है, आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस, इसका कोई फ्रिक्शनलेस टेबल, इसका कोई फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। ए massless spring with spring constant K is attached with lower block। यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग है, इसके साथ कनेक्टेड है, कैपिटल M के साथ ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट है K। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, इसको हमने थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एंड रिलीज किया, देन क्या होगा, म्यू दिया है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन ऑब्वियसली डायग्राम में पता चल रहा है। देन द टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब कितना होगा। ओके, पहले एक एक करके सारा वैल्यू निकालते हैं। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड T = 2π m/k √, m/k का √। लेकिन यहाँ पे 2π, यहाँ पे m इज़ द टोटल मास कितना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M/k का √। तो इसलिए पहला वाला आंसर तो होगा। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज A = दिस। ओके, एक्सेलरेशन F = -kx। ये तो नाउ ये टोटल ये एक ही मास की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे, मतलब इसको से अलग अलग मास नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक साथ डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको एक ही सिंगल मास
कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए दिस एफ इक्वल माइनस के एक्स, ये तो स्प्रिंग फोर्स होगा ना। दिस इक्वल टू एम इंटू ए, एम मास कितना होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, तो ए हो जाएगा माइनस के एक्स बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मतलब उसका अगर देखेंगे ये माइनस इसीलिए क्योंकि उस उल्टा हो रहा है, जिस तरफ इस तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ होगा एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस हो रहा है। लेकिन इसका वैल्यू तो होगा के एक्स बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज म्यू एम म्यू एक्स बाई एम प्लस एम। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक में कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। अब निकालते हैं अपर ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो थोड़ा निकालते हैं ना। अपर ब्लॉक में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो हम देखेंगे। इसको थोड़ा हटा दो, ओके ये रहने दे, ये हो जाएगा ना। फ्रिक्शनल यहाँ पे पहले तो अपर ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो, मतलब ये स्मॉल एम में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो हमको निकालना है। ना यहाँ पे ये जो दो मास इधर जाएंगे, मतलब एक्स इधर जाएंगे, ये दोनों मास राइट की तरफ जा रहे हैं। सपोज हमने राइट की तरफ इसको मूव किया, इसका मतलब ये स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ये स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ राइट की तरफ जा रहा है। अगर ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये क्या होता ना, कैपिटल एम आगे चले जाता लेकिन स्मॉल एम पीछे रह जाता। ठीक है, नाउ यहाँ पे तो स्मॉल एम के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो हमको देखना है। स्मॉल एम के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। नाउ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के बोलते हैं फ्रिक्शन ना। अगर ये दोनों इधर जा रहे हैं तो हमको देखना है ये एम के ऊपर, स्मॉल एम के ऊपर कैपिटल एम की वजह से किस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, किस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो हमको देखना है ना। यहाँ पे अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देन ये स्मॉल एम के ऊपर कैसे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स ना, इसको जानेंगे कैसे। इसको हम ऐसे देखेंगे, हम इसको ऐसे मानते हैं कि सपोज ये जो है, जो स्मॉल एम है, जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम आगे चला गया, मतलब ये दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कैपिटल एम क्या हो ना, कैपिटल एम आगे चला गया। अगर कैपिटल एम आगे चला गया इसका मतलब स्मॉल एम तो पीछे रह गया, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा ना, मतलब स्मॉल एम का अगर कैपिटल एम आगे जा रहा है तो स्मॉल एम का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम किस तरफ होगा, पीछे होगा। स्मॉल एम का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम पीछे की तरफ होगा। नाउ फ्रिक्शन क्या करेगा ना, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा राइट की तरफ, ओके। एंड आज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए क्योंकि वो एक साथ मूव कर रहे हैं। इसीलिए ये स्मॉल एम के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एम इंटू ए, स्मॉल एम इंटू ए। नाउ स्मॉल एम इंटू ए का वैल्यू कितना, के एक्स बाई एम प्लस एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है म्यू एक्स लिखा है, जो कि नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे निकालना पड़ेगा आंसर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ ही डज नॉट स्लिप इज म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक ये पूछा है। अपर ब्लॉक का मैक्सिमम, एक मिनट, एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमको पूछा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ इट डज नॉट स्लिप। ओके, सपोज ये वाला यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। सपोज ये जो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस सिस्टम, ये मैक्सिमम यहाँ तक आया है, तो ये होगा उसका एम्पलीट्यूड, यहाँ तक आया है। नाउ इस केस में इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, माइनस के एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इक्वल टू हो गया
ए, तो एफ इक्वल टू माइनस के ए, मतलब ये सिस्टम के ऊपर फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू माइनस के ए, एंड इस पॉइंट पे इस तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू के इंटू ए, ये हो जाएगा नेट फोर्स। नाउ दिस नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, दिस नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम किसका, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक, तो अपर ब्लॉक का हम निकाल रहे हैं, अपर ब्लॉक का हम निकाल रहे हैं, ये जो कितना होगा, तो दिस के ए जो टोटल ये हो गया उसके लिए हम निकालेंगे, ओके, दिस इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। लेकिन ये जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है ये दोनों के ऊपर लग रहा है, ये जो नेट फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल मास होगा ये सिर्फ स्मॉल एम नहीं होगा, टोटल मास होगा हमारा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सिंपली के ए बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है द फोर्स, हमको पूछा है द फोर्स ऑन दी सॉरी हमको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमको निकालना है। ना अपर ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अपर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, अपर ब्लॉक के ऊपर स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए कितना है यहाँ पे, ए हो जाएगा के ए बाई एम प्लस एम, एंड ये जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है ये लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे ये है, एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो हमको पूछा क्या है यहाँ पे, हमको पूछा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू ये तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ ये फ्रिक्शनल फोर्स एट द लास्ट पॉइंट, नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगा उसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम और द अपर ब्लॉक, क्योंकि ये जो फोर्स हो गया ये एम के ए बाई एम प्लस एम, ये हो गया मैक्सिमम फोर्स, तो दिस मैक्सिमम फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन मतलब ये होगा, एक मिनट, स्मॉल एम के ए बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन किसका, हम किसका निकाल रहे हैं, दिस फोर्स ये अपर ब्लॉक का है, तो म्यू इंटू एम जी मतलब स्मॉल एम इंटू जी। तो इसमें से ए का वैल्यू आएगा, ये तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा म्यू जी एम प्लस एम बाई के, तो जो कि है, हाँ ये दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर भी होगा, ठीक है। नाउ लास्ट वाला, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। नाउ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये ब्लॉक के ऊपर देखा जाएगा, तो अगर स्मॉल एफ जो है अपर ब्लॉक है, अपर ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अपर ब्लॉक में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स, हम जो फ्रिक्शनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम एफ मैक्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, एंड एन जो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी अपर ब्लॉक बाय द बिलो ब्लॉक, मतलब अपर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बाय द बिलो ब्लॉक, एंड अपर ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा एम इंटू जी, स्मॉल एम इंटू जी, ओनली ये सिर्फ अपर ब्लॉक का मास होगा इंटू जी, तो यही होगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी अपर ब्लॉक ऑफ दी अपर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे ऐसे m प्लस एम में जी दिया है तो ये वाला नहीं होगा, तो इसलिए हमारा कौन कौन सा आंसर सही हुआ, ए बी सी एन डी, ए बी डी नहीं है, सॉरी ए बी एन डी, ए बी डी, ये वाला आंसर सही होगा। ये वाला ही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, अप्रैल 3 वाले में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व करने में थोड़ा
टाइम लग सकता है। ओके नेक्स्ट, लेकिन ये क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ये स्प्रिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, the electrostatic potential on the surface of uniformly charged spherical shell of radius 10 cm is 120 volt। सपोज ये है, ये हो जाएगा रेडियस r, इसका पोटेंशियल दिया है v एस, सरफेस के लिए लिखता हूँ मैं, वी एस है 120 वोल्ट। नाउ ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के क्यू बाई आर, ये 120 वोल्ट, इक्वेशन 1। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल एट ए डिस्टेंस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो और एक सेंटर यहाँ पे, ये सपोज है 5 सेंटीमीटर, इसको मैं लिखता हूँ R1, एंड एट ए डिस्टेंस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये R2, ये वाला 15, ये वाला 5। तो अल्टीमेटली पूछा है बाहर कितना पोटेंशियल होगा, अंदर कितना पोटेंशियल होगा। हमको तो बताइए अंदर तो सेम पोटेंशियल रहता है, तो अंदर वाला पोटेंशियल होगा 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। नाउ पे 3 या और क्या पूछा है इसमें, the potential at the center of the cell, oh the potential at the center of the cell, at the center of the cell, then at a distance r equal to 5 centimeter and at a distance r equal to 15 centimeter। ओके, सेंटर एंड ये में तो सेम होगा, तो ये भी हो जाएगा 120 वोल्ट, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4। इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पोटेंशियल होगा सेंटर में, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है ना, पोटेंशियल सरफेस में जितना रहता है, स्पेशली ये जो कंडक्टर, इसके केस में सेंटर में जितना रहता है, सेंटर की केस में जितना रहता है सरफेस में उतना रहता है, या उसके अंदर जो स्पीयर के अंदर किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए डायरेक्टली हम करते हैं, इसका आंसर होगा लास्ट 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, एंड लास्ट वाला हो जाएगा 80 वोल्ट। ओके, 80 वोल्ट वाला हम निकाल भी सकते हैं, 80 वोल्ट वाले काम करते हैं, निकाल देते हैं 80 वोल्ट वाला पोटेंशियल कैसे होगा। तो आर डिस्टेंस में निकालना है, पोटेंशियल कितना होगा, अगेन पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला सम कांस्टेंट के क्यू बाई डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर। नाउ के क्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है, के तो ऑब्वियसली वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन क्यू तो दिया नहीं है। हम क्या करेंगे ना, के क्यू के वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो के क्यू यहाँ से कितना होगा, आर इंटू 120 इंटू आर, ये थोड़ा 120 इंटू आर, तो के क्यू जगह हम लिख सकते हैं 120 इंटू आर बाई 15 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 10, 120 इंटू 10 बाई 15, ये सेंटीमीटर था, ये भी था सेंटीमीटर, कैंसिल, ये 8 इंटू 10 80, आंसर होगा ये वाला 39। ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज ये वाला अर्थ सरफेस है, ये वाला हाइट है, ये एस डिस्टेंस यहाँ से, एट ए सर्टन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है, दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये वाला पॉइंट ग्राउंड से x डिस्टेंस में है। पूछा क्या है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली डैश। तो यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस में है ग्राउंड से, एंड कितना और कितना उतना स्पीड पूछा है ना, हाँ, और कितना स्पीड पूछा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वेरिएबल मीन्स का आंसर आएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है आंसर हमेशा उसकी फॉर्म में ही आता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम x, जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स दी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला पॉइंट हम ग्राउंड से मान रहे हैं x, तो हमारा आंसर में x नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर x आ रहा है तो हम सॉल्व कर रहे हैं, x आ रहा है तो मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना है ना। यहाँ पे निकालते हैं ये P पॉइंट पे स्पीड कितना होगा एंड ये ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट देते हैं सपोज A, ये वाला तो हो गया P, ये वाला देते हैं B, ठीक है। तो A पॉइंट पे हमारा एट पॉइंट A इनिशियल कितना होगा 0, तो हम क्या करेंगे, ओके, A टू P जो डिस्टेंस है, A टू P ये वाला डिस्टेंस होगा S माइनस x, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे A टू P अप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस ये मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू एस। यहाँ पे वी ये वाला पॉइंट है जो कि हमको निकालना है, तो वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इनिशियल ए में इनिशियल स्पीड 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a, ये तो हो जाएगा माइनस जी। या अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं, तो इसको हम ले सकते हैं प्लस जी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जी ही रखते हैं, इसको जी ही रखते हैं। ओके, अगर हम इसको मान रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, एंड यहाँ पे बॉडी नीचे जा रहा है, एंड इसका साइन कन्वेंशन का रूल ये होता है कि जिस तरफ हमारा इनिशियल मोशन होगा उसी डायरेक्शन को हम लेना है पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉडी तो नीचे जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे को मान सकते हैं पॉजिटिव एंड ऊपर को मानेंगे नेगेटिव। एंड अगर हम ए एंड एस का देखेंगे साइन क्या होगा, यहाँ पे नीचे को मान रहे पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मान सकते हैं पॉजिटिव एस और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। एंड ए होता है एक्सेलेरेशन, बॉडी जब नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा मतलब उसका एक्सेलेरेशन होगा, तो हम ए को मान सकते हैं प्लस जी, तो ये हो जाएगा प्लस जी एंड एस होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला वो ए टू पी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो लिखेंगे, एंड ए टू पी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी एस माइनस एक्स, तो ये एस माइनस एक्स, तो ये होगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एस माइनस एक्स, इक्वेशन 1। नाउ ये तो सिर्फ वी स्क्वायर मिला है, बाय द वे हम जो एनर्जी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हमें दूसरा कंडीशन दिया है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ना, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एम जी ग्राउंड से कितना वो हाइट में है, ये वाला पॉइंट जो कि है एक्स, एम कैंसिल होगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6gx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड जब x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसे ही हमको ये भी मिल जाएगा आंसर, मतलब v का वैल्यू भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन आ गया इन डायमेंशन का क्वेश्चन। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, पहले तो जो इजी वाले हैं उसको कर देते हैं, ये दोनों इजी वाले, बाकी को थोड़ा निकालना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका तो होगा, ये होगा ये ए का जो बी का हो जाएगा 3, उसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/t-2, तो बी ये हो जाएगा 3, बी का होगा 3, ये 1 2 3 3, ठीक है। B3 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ओके यहाँ पे। इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन कितना होता है, उसका डायमेंशन होता है LT-2, तो इसका हो जाएगा 1, तो B3D1 देखते कहाँ पे, B3D1, ये भी मैच करें ना B3, ओके, तो ये वाला आंसर होगा। सबको निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे करके कर सकते हैं इसको। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, प्रिज्म का ये है, व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, मिनिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है। मिनिमम डेविएशन वाला पहले कर देते हैं, म्यू इक्वल टू फॉर्मूला है साइन a प्लस dm बाई 2 बाई साइन a/2, ये मिनिमम डेविएशन का। ओके, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस। ओके, ये वाला होगा प्रिज्म का, अगर डेरिवेशन पड़ा होगा, ये वाला डेरिवेशन पड़ा होगा, जब एट द मिनिमम डेविएशन क्या होता है ना, लाइट ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, देन ऐसे निकलेगा एट द मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में क्या क्या होता है ना, I इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू R2 होता है। I यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये वाला R2, ये दोनों सेम होते हैं, R1 इक्वल R2, एंड ये जो रे होता है, ये वाला रे इसके साथ पैरेलल होता है, पैरेलल, तो इसलिए ये वाला तो सही होगा। लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब अगर हम प्रिज्म की एंगल को लार्ज करेंगे तो ये क्या करेगा ना, स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देगा। अगर हम ए को लार्ज करेंगे तो हमारा जो डीएम आएगा, डीएम का वैल्यू क्या होगा ना, स्मॉल होगा। ओके, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा करना पड़ेगा। सी का ऑप्शन देखते हैं,
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम्स इक्वल, ओके ये तो है, तो सी तो होगा। देयर आर ऑलवेज टू सेट्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच डेविएशन विल बी सेम एक्सेप्ट एट द मिनिमम डेविएशन सेटिंग, ओके ये वाला देखते हैं। आई डी अगर ग्राफ पड़ा होगा, आई डी वाला ग्राफ, वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, एंड ये वाला जो पॉइंट होता है ये वाला ऐसे, ये मिनिमम डेविएशन वाला, ये वाला आई, ये वाला डेविएशन, राइट। तो क्या होता है ना, अगर हम आई को ऐसे बढ़ा रहे हैं आई को, तो क्या लिखा है, देयर आर ऑलवेज टू सेट्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच डेविएशन विल बी सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए I1, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2। नाउ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे डेविएशन तो सेम है, ये वाला पॉइंट डेविएशन सेम है, मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन सेम होगा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन क्या होगा ना, सेम होगा, सेम पॉइंट में होंगे, तो ये वाला भी सही होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल ऑफ प्रिज्म एंगल, ओके ए इक्वल टू होता है 2r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 2 इंटू आर, लेकिन हमें लिखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल, नो ये नहीं होगा, तो ए ठीक, ये ए सही है, सी सही है, डी से है, बी को थोड़ा देखते हैं। लार्जर एंगल प्रिज्म्स प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओके लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर हम प्रिज्म के एंगल को बढ़ा देंगे तो वो डेविएशन को क्या करेगा ना, मिनिमम कर देगा, डेविएशन को क्या करेगा, वो मिनिमम कर देगा, ओके। इसका थोड़ा मतलब हम न्यूमेरिकली मतलब इसको पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर इक्वेशन वगैरह निकाल के इसको कर सकते हैं, ये ऐसे जनरल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल वे में सॉल्व करने का मतलब होता है कि यहाँ पे लिखा है, ये जो इक्वेशन में लिखा है म्यू इक्वल टू, इक्वेशन में लिखा है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, इसमें म्यू एम क्या है, इसमें म्यू एम तो एंगल ऑफ, ये जो म्यू एम है ये तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, म्यू एम का सॉरी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है, एंड जो डी एम है ये है एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ना इसको मैथमेटिकली मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो हम इसे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज मतलब ऐसे नॉर्मली तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन वाइज करेंगे भी तो भी होगा, मतलब पता चलेगा कि ये कैसे होगा इक्वेशन वाइज करेंगे तो। अगर तुमने जो डेविएशन वाला ये पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देन तुमको पता है कि एक भी फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन एंड इन इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, वो फॉर्मूला है ए इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी, ए इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी। लेकिन याद रखना वो वाला जो फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू जो म्यू माइनस 1 इंटू डी, वो वाला जो फॉर्मूला होगा वो दैट फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म, मतलब स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ओनली वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे ये तो स्मॉल एंगल प्रिज्म है नहीं, यहाँ पे पूछा है हमने अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाएंगे, तो अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ पे ये पूछा है। तो हमको पता है इसमें अगर करेंगे, जैसे मैंने बोल रहा था कि इसको इधर सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली, एंगल प्रॉपर सॉल्व मतलब इक्वेशन से सॉल्व करके कर सकते हैं, या थ्योरी इक्वेशन से अगर सॉल्व करके करेंगे तो देखो कैसे होगा ये। सो म्यू इक्वल टू, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, कंटेंट ओके। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। तो इसमें से
साइन ए बाई टू मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, म्यू साइन ए बाई टू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू। देन यहाँ पे a प्लस डी एम बाई टू क्या होगा, ये साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन a बाई टू, थोड़ा ये लेंथी होगा। ओके, इसमें से dm कितना होगा, dm का वैल्यू कितना होगा, dm यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाना है, लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर हम बढ़ाएंगे, हाँ ओके ठीक है, dm निकालते हैं इसमें से। तो dm कितना होगा, dm हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, dm हो जाएगा a माइनस 2 साइन इनवर्स म्यू साइन a बाई टू। ऑप्शन बी को समझने का ये तरीका है। हाँ ये सही होगा ना, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा, देन dm होगा ये माइनस कर दें, ठीक है। अब ना इसको कंपेयर करते हैं, अगर a को बढ़ाएंगे, अगर a इंक्रीज करेंगे तो जो a बाई टू ये भी बढ़ेगा, साइन a बाई टू ये भी बढ़ेगा ना, ये तो म्यू तो कांस्टेंट है यहाँ पे। इस केस में प्रिज्म 1.46 या ऐसा कुछ होता है प्रिज्म का, यूजुअली ग्लास का यूजुअली होता है, तो ये वाला पार्ट ही बढ़ेगा। अगर ये वाला पार्ट बढ़ेगा तो ये टोटल ये वाला पार्ट ही बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ये भी बढ़ेगा, मिनिमम डेविएशन है ये भी बढ़ेगा, मतलब ये जो dm है ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कि अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते हैं तो हमको मिनिमम डेविएशन स्मॉल देगा, मिनिमम डेविएशन क्या होगा, स्मॉल देगा, जो कि नहीं होगा। अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते हैं तो डेविएशन भी बढ़ेगा, इसलिए बी वाला गलत होगा। तो जैसे मैं बोल रहा था, आइदर हम इसको ऐसे इक्वेशन में ऐसे करके समझ सकते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं तो हम बाकी जो ऑप्शन होंगे वो थोड़ा चेक कर लेंगे, अगर उसमें से कौन अगर सही आ रहे हैं, बहुत से ऑप्शन में है तो देखेंगे। ओके, हमने किस किस को सही माना था, पहला तो सही था, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ इमर्जेंस ये भी सही था, एंड देयर ओके ये 2 साइड्स ये भी सही था, ये वाला गलत था। तो हमारा आंसर था ACD। देखते हैं AC, ओके ये बताओ, ये ऑलरेडी ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। लेकिन बी वाले को समझने के लिए मैंने बस इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट, दी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पूछा है कितना होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ गिवन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर, एक को मानेंगे पॉजिटिव, इसको मानेंगे -15, तो यहाँ पे लिख देंगे +10, ये हो जाएगा -15, तो माइनस माइनस प्लस, ये टोटल हो जाएगा प्लस में। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसको मानेंगे प्लस, सॉल्व करेंगे म्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, शायद 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि मैंने फिर भी ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम्हारा रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना, फुल प्रोसेस के साथ किया है मैंने, एंड जिस क्वेश्चन को मैंने बस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने बस प्रोसेस बताया है, सॉल्यूशन पूरा नहीं निकाला है, तो तुम खुद ट्राई करना, ट्राई करके इसका सॉल्यूशन निकालना कौन सा वाला आंसर होगा। A gas is kept in a container having walls which are thermally non-conducting। thermally non-conducting मतलब हीट नहीं जाएगा, हीट ट्रांसफ़र या हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब दिस इज अ केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें क्या होता है ना, डेल्टा क्यू होता है 0, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो डेल्टा क्यू 0। इनिशियली द गैस हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, जो कि हो जाएगा 300 केल्विन। द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबैटिकली, अभी लिखा है एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू, ये इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है,
इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है इक्वेशन पी टू पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर कुछ दिया नहीं है तो ये वाला नहीं अप्लाई करेंगे। और एक फॉर्मूला है टी वी टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट टी टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये एडियाबेटिक कांस्टेंट। यहाँ पे सारा वैल्यू गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये हमारा कांस्टेंट इसका मतलब T1 V1 टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा -1। T1 गिवन है, V1 गिवन है, T2 हमको पूछा है, V2 गिवन है। एंड ये जो म्यू -1 है ये तो 1.5 -1 0.5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। को ट्राई करना है कौन सा आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, ये कैपेसिटर का दिया है क्वेश्चन। ए पैरेलल बेड कैपेसिटर इज फील्ड इक्वली विथ टू, इक्वली मतलब हाफ टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये परमिटिविटी नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन 2। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d एंड द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज a। एरिया ऑफ द ईच प्लेट का एरिया दिया है a, टोटल डिस्टेंस है d, तो ये आधा हो जाएगा d/2, आधा हो जाएगा ये d/2। If the capacitance in the first configuration and the second configurations are C1 and C2, इसमें capacitance C1, इसमें capacitance C2, देन C1/C2 कितना होगा। ओके, यहाँ पे निकालते हैं कितना होगा कैपेसिटेंस। पहले तो जनरली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C = A ε/d, A ε0 इंटू K/d। तो पहले यहाँ पे दो कैपेसिटर है, तो ईच का निकालते हैं कैपेसिटेंस। तो C नाम का दूंगा मैं, नाम सपोज इसको अगर ठीक लिखता हूँ कि C लिखता हूँ इसको, A ε0 K तो हमारा डायरेक्टली कांस्टेंट है। ये ऊपर वाला का अगर हम निकालेंगे डायरेक्टली कांस्टेंट, यहाँ पे K नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एप्सिलॉन ये E2 बाई D तो हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 2A E0 E2/d। ये पहले वाला का हम नाम देते हैं इसको C2, क्योंकि यहाँ पे E2 लिखा है। दूसरे का भी सेम होगा, C1 देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ε2 जो E2 लिखा है वो चेंज होगा, तो 2A E0 E1/d। ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में नेट का होता है सिंबल में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में C1 C2 दिया है, मैंने भी ऑलरेडी C1 C2 दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखना, सिंबल में कंफ्यूज मत होना। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ऐसे करके करना है इसको। तो ऐसे करके नेट निकालना है, तो ये हो जाएगा इसका नेट, एंड इसका नेट को हम लिखेंगे C1। इसका निकालते हैं C2, इसका निकालते हैं, पहले ये पार्ट का निकालते हैं कैपेसिटेंस। अगेन फॉर्मूला होगा C = A ε0/d, लेकिन A यहाँ पे एरिया जो है, एरिया तो आधा हो जाएगा, तो A/2 ε0 इंटू इसका कितना होगा, ये कांस्टेंट डायरेक्टली कांस्टेंट E2/d, डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो d, मतलब इसको लिखेंगे A E0 E2/2d। ये सिर्फ इस पार्ट का है कैपेसिटेंस। सिमिलरली दूसरे पार्ट का भी वही सेम होगा, लेकिन यहाँ पे इसको भी नाम देता हूँ मैं C1। दूसरे पार्ट का भी सेम होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, A E0 E1/2d। ना यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। सीरीज में नेट कितना होता है, सीरीज में नेट होता है C1 + C2, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके ये निकाल देंगे इसका नेट कैपेसिटेंस, एंड ये इसको लिखेंगे सिंबल में C2, एंड इसको ये नेट निकालने के बाद इसको सिंबल में लिखेंगे C1। देन हम क्या करेंगे ना, C1/C2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 3 में एक्चुअली अप्रैल 3 में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आया था, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाप रे, हमारा और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm² हैविंग रेजिस्टिविटी 2 × 10⁻⁶ ओम इज बेंड इनटू ए कंप्लीट सर्कल। ये वाले में थोड़ा आंसर नहीं आता, ये गलत ये था। द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विल बी डैश।
नाउ लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, रेजिस्टिविटी ये गिवन है, इज बेंड इनटू ए कंप्लीट सर्कल, ये तो निकालते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो गिवन है, एल गिवन है, ए गिवन है। नाउ ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद ये दे दिया है कि ये कंप्लीट सर्कल में हो गया, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जितना आएगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस होगा R/2, ये रेजिस्टेंस होगा R/2। ना ये क्यों होगा, क्यों नेट रेजिस्टेंस यहाँ में डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा ना, जब ये बेंट होगा, अपर वाला वायर और नीचे वाले वायर का तो मटेरियल सेम है, तो हमारा रो कांस्टेंट रहेगा। अपर वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम रहेगा, तो हमारा ए भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आर सिर्फ डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आज लेंथ आधा आधा होगा क्योंकि अपर वाला पार्ट लोअर वाला आधा आधा हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी आधा होगा। आज हमने लेंथ को आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाला का रेजिस्टेंस होगा R/2, नीचे वाला का R/2। ना ये दोनों जो पार्ट ये कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में नेट कितना होता है, सपोज मैं इसको R/2 को लिखता हूँ R1, इसको लिखता हूँ R2, तो नेट कितना होगा, आर नेट होगा R1 इंटू R2, पैरेलल में कनेक्टेड तो R1 प्लस R2, तो निकाल देना है, निकाल के आंसर आएगा। लेकिन ये वाले में थोड़ा आंसर नहीं आ रहा था, गलत आंसर, इसमें से आंसर नहीं आ रहा था, तो फिर भी इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये होगा प्रोसेस। नेक्स्ट, ए लूप ए बी सी डी ए ऐसे, हाँ ऐसे जा रहे वायर में करंट देखो ऐसे जा रहे, ऐसे जाके ऐसे फिर से घूम के आ रहा, ABCD ऐसे जा रहे। नाउ करंट जा रहे हैं 12 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन ए प्लेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर सेगमेंट R1 होगा, दो सेमी सर्कुलर सेगमेंट है, एक R1 R2, गिवन रेडियस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर में कितना होगा रिजल्टेंट फील्ड, वो हमको निकालना है। और सर यहाँ पे दिया है K इंटू 10⁻⁷, तो K का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे μ0 है 4 5 इंटू 10⁻⁷, ये Tm 8⁻⁻1, तो निकालते हैं। देखो पहले तो ये यहाँ पे जो नीचे वाला सेमी सर्कल है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, तो इसको हम नाम देते हैं B1 मतलब ये नीचे वाले के लिए, नीचे वाले का रेडियस R2 दिया तो B2 इसको मानते हैं, B2 मतलब ये R2 रेडियस वाले सेमी सर्कल, उसके वजह से तो ये नीचे की तरफ होगा। ओके, पहले तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसे एंगल की मतलब ऐसे बेंड करके दिया हुआ है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं सेंटर में, उसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का μ0 I थीटा बाई 4 पाई R, μ0 I थीटा बाई क्या होता है 4 पाई R। ना ये जो सेमी सर्कल के केस में क्या होता है, सेमी सर्कल के केस में ये कितना एंगल कर रहे हैं, ये एंगल कर रहे पाई, तो सेमी सर्कल के केस में B होता है μ0 I, एंगल हो जाएगा पाई बाई 4 पाई R, तो पाई पे कटेगा, तो ड्यू टू सेमी सर्कल हमारा फील्ड होता है μ0 I बाई 4R। तो ये छोटे वाले सेमी सर्कल के लिए भी होगा μ0 बाई 4R, ऊपर के लिए भी होगा, लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो छोटे वाले के लिए होगा B2 इक्वल टू μ0 I बाई 4R2, ऊपर वाले के लिए होगा B1 μ0 I बाई 4R1। लेकिन ये जो ऊपर वाला ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, एंड ये नीचे वाला क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ हमारा होगा ये जो वैल्यू। ना यहाँ पे ज़्यादा कौन सा होगा, ज़्यादा फील्ड कौन सा होगा, ज़्यादा फील्ड ऑब्वियसली इसका भी μ0 I, इसका भी μ0 I कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली B डिपेंड करेगा उसके रेडियस के ऊपर ना। R2 नीचे वाला है, मतलब R2 जो स्मॉल रेडियस है, तो अगर ये रेडियस स्मॉल है तो ये B2 ज़्यादा होगा, फील्ड ज़्यादा होगा, इसका मतलब B2 इज ग्रेटर देन B1, तो हमारा जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड B नेट होगा B2 माइनस B1। एंड नेट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ इसका डायरेक्शन होगा B2 का, ना B2 किस तरफ था, B2 था मतलब टुवर्ड्स द प्लेन, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर होकर नीचे जाएगा, तो इसलिए B नेट भी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये B2 का वैल्यू पुट करो, B1 का वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देन ये वैल्यू पुट करने के बाद B नेट का वैल्यू पुट करना है K इंटू 10⁻⁷,
वैल्यू पुट करना है, देन सॉल्व करके के का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट, ए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये 4 सेंटीमीटर है, कैरिंग ए करंट 8 एम्पियर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सपोज ये फील्ड इस तरफ है, स्ट्रेंथ 0.15 टेस्ला, तो पूछा है फोर्स कितना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला है फोर्स का फॉर्मूला आता है ILB साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला मतलब किस केस में अप्लाई करेंगे, जब एक वायर जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है एंड ये फील्ड के अंदर है, एक वायर उसमें करंट फ्लो हो रहा है एंड ये फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, कितना लगेगा, ILB साइन थीटा। थीटा होता है ये करंट एंड फील्ड के बीच डायरेक्शन, करंट एलिमेंट एंड फील्ड के बीच डायरेक्शन। इस केस में करंट इस तरफ जा रहा है, फील्ड नीचे है, तो एंगल होगा 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो फोर्स होगा ILB। आई गिवन है, एल गिवन है, बी गिवन है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ a। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए, उनका तीनों का, सॉरी तीनों का नहीं, उनका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साइड तो सेम ही होगा, तो साइड हमारा a है। देन व्हेन रिलीज्ड दे इंटरैक्ट ओनली थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये तीनों को रिलीज किया गया तो वो सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तीनों दे इंटरैक्टेड। ओके, देन इंटरैक्ट ओनली थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोलाइड आफ्टर टाइम t = 4 सेकेंड। तो t = 4 सेकेंड के बाद वो तीनों क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ओके कोलाइड कर रहे हैं ना। यहाँ पे इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इंक्रीज टू लेंथ 2a and also masses of the spheres are made 2m, then they collide after dash second। okay, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 मास रखा गया है वर्टिसेस में, देन तीनों को क्या किया है, तीनों को देन रिलीज किया गया। रिलीज मतलब ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया मतलब हम इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल जो है उसको मान लेंगे, इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको मान सकते हैं 0 इनिशियल, क्योंकि वो उनको रिलीज किया गया है ना। यहाँ पे दे इंटरैक्ट ओनली थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ओनली फील्ड के थ्रू वो तीनों इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड कोलाइड आफ्टर टाइम t = 4 सेकेंड। t = 4 सेकेंड के बाद उनका कोलिजन हो रहा है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इंक्रीज टू लेंथ 2a एंड ऑल्सो द मासेस ऑल्सो इंक्रीज टू 2m, देन दे विल कोलाइड आफ्टर डैश। तो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोई फोर्स वगैरह तो नहीं दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे फोर्स लग रहा है उनके बीच, टाइम का क्या फोर्स है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा डेटा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा वो निकालेंगे, वो निकाल के क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, निकाल के इसको क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे जो दिया है तो टाइम पीरियड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, टाइम पीरियड कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। एक तो मास, ऑब्वियसली ये तो मास वाला ऑब्वियसली ये गिवन है, तो ऑब्वियसली ये मास होगा। देन दूसरा है दूसरा हो जाएगा टू लेंथ, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा टाइम पीरियड। देन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वो जी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जी के ऊपर जो डिपेंड करेगा, हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सपोज ये टाइम पीरियड ये डिपेंड कर क्या करे, डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, जी के ऊपर एंड लेंथ के ऊपर। लेकिन मास का कौन सा पावर है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे ए, जी का भी लिखेंगे बी, एल का लिखेंगे सी। तो ऐसे एल का जो लेंथ इसके ऊपर डिपेंड करे, तो हम क्या करेंगे ना, जो टी का जो ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, जो टी का जो टाइम पीरियड होगा, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दोनों साइड जैसे हम डायमेंशन यूज़ करते हैं, दोनों साइड डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके टी का निकाल देंगे फॉर्मूला। तो जो टी का अब आ जाएगा फॉर्मूला, अब इसमें क्या करेंगे ना, ये जो डेटा गिवन है वो उसको पुट करेंगे। मतलब इनिशियली हमारा इनिशियली साइड था ए,
लेकिन वो साइड चेंज हो गया 2a। इनिशियली मास था m, वो चेंज हो गया 2m। इनिशियल टाइम था t, तो हम ऐसे t1 एंड t2 जैसे करके सॉल्व करेंगे। t1 लेंगे तो इनिशियल डेटा पुट करेंगे, इनिशियल डेटा जो स्टार्टिंग में a था, m था, एंड टाइम पीरियड था 4 सेकंड, उसको पुट करेंगे। देन फाइनल डेटा उसी क्वेश्चन पुट करेंगे, मतलब a हो गया 2a, ये 2m सॉल्व करेंगे। देन दोनों को सॉल्व करके फाइनल टाइम पीरियड को निकालेंगे। इस तरह हम करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इन डायमेंशन का। नेक्स्ट, in the figure given below, resistance of 150.4 ohm is connected in series to a ammeter। तो हमें दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है एमीटर के साथ। एमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 240 ओम, ओके 240। एंड शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा 10 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एमीटर। ठीक है, द ओके एमीटर का रीडिंग मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे सपोज करंट आ रहा है आई, ये आई ए, इसको लिखता हूँ मैं आई माइनस आई ए। अब इसलिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पे ये जो टोटल सिस्टम है इसका हम निकाल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस आर नेट, नेट रेजिस्टेंस। तो इसका हम निकालेंगे आर नेट, तो इसको नाम देते हैं, काम करते हैं इसको आर क्या लिखेंगे, आर पी लिखते हैं पैरेलल। इसका निकाल देंगे नेट रेजिस्टेंस। देन ये रेजिस्टेंस को हम आर कर देंगे 240, तो हमको मिल जाएगा टोटल आर नेट। देन हम अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर, ये हमें V दिया है 220 वोल्ट, तो I कितना होगा, I हो जाएगा V बाई आर, ना V बाई आर नेट। तो जो कि होगा V20 बाई आर नेट, आर नेट कितना होगा, ये आर पी प्लस 240। तो ये आर पी तो सॉल्व करके यहाँ पे I निकल जाएगा, I का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये I आएगा ना, ये I दो में डिवाइड होगा, दो हिस्से में डिवाइड होगा ना। ऊपर वाला का पोटेंशियल नीचे वाला का पोटेंशियल सेम है। V इक्वल हम क्या करेंगे ना, V इक्वल टू ऐसे आई आर, दोनों में भी पोटेंशियल, दोनों में पोटेंशियल क्या होगा ना, सेम होगा। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली नीचे वाला का जो पोटेंशियल अप्लाई करने, मतलब ये जो इसके थ्रू जो करंट है, एम मीटर के थ्रू जो करंट होगा उसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, उसको करने के लिए सिंपली उसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली इसे फॉर्मूला करके भी निकाल सकते हैं, या जो I1 होगा, ये जो आई ए होगा, ए मीटर के थ्रू जो करंट होगा आई ए, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं ऐसे आई बाई हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा, मतलब आई इंटू नेट, आई इंटू आर वन प्लस आर टू, मतलब ये वाला नेट आर वन प्लस, इसको आर पी लिखते हैं, आर पी डिवाइडेड बाय आई इंटू ये आर पी डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाएगा टोटल 240। ऐसे करके भी हम डायरेक्टली इसका जो निकाल सकते हैं, इसका जो करंट होगा उसको हम निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके थ्रू एमीटर के थ्रू करंट निकालने के लिए टोटल करंट, देन इसका जो नेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये जो 240। ओके, ये वाला कैसे हुआ, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। V इक्वल टू आई आर करेंगे, दोनों में अप्लाई कर देंगे। ओके, इसको निकाले, काम करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहाँ से I करंट जा रहा है, तो जो टोटल करंट I है, ये I करंट हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2। सपोज ऊपर जा रहा है I1, नीचे जा रहा है I2। ना हमको पता है V इक्वल टू आई आर, ये दोनों केस के लिए सेम होगा। इसका मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है I1, तो I1 का वैल्यू मतलब I1 बाई I2, I1 बाई I2 इक्वल टू R1 बाई R2। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम इसमें से निकाल सकते हैं ये जो वैल्यू होगा, इसके थ्रू कितना करंट होगा, सॉल्व करके इसके थ्रू कितना करंट होगा उसका एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसको करके हम निकाल सकते हैं, तो इसके थ्रू मिल जाएगा हमको। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है।
Two coherent monochromatic light beams of intensities 4i and 9i are superimposed. The difference between the maximum and the minimum intensities in the resulting interference pattern is xi, then the value of x. Okay, ये इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन है। हमको पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ही होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, हमको पता है आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे आई, इसको लिख सकते हैं I1, इसको लिखेंगे I2 ना, इसको A1 A2 रूट ओवर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू I1 I2 का रूट इंटू कॉस फाई। ना फॉर मैक्सिमम कॉस फाई का वैल्यू होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आई ये बचेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट ओवर ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये I1 रूट ओवर को हम लिख सकते हैं I1 रूट का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं I2 रूट का स्क्वायर, तो ये फुल को हम लिख सकते हैं I1 रूट ओवर प्लस I2 रूट ओवर का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर मैक्सिमा, क्योंकि कॉस फाई हो जाएगा 1। फॉर मिनिमा क्या करेंगे, फॉर मिनिमम के लिए हम ये दिस इज फॉर मैक्स, मिनिमा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई क्या होगा, ये कॉस फाई हो जाएगा -1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये होगा I1 सेम बट I1 माइनस I2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमा एंड द मिनिमम, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज डैश। तो I max माइनस I min, I max माइनस I min का वैल्यू दिया है xi, ना यहाँ पे I max का वैल्यू ये वैल्यू पुट करना है माइनस ये वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे I1 I2 कितना दिया है, I1 दिया है 4i, ये दिया है 9i, इनको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे I1 I2 पुट करो, यहाँ पे I1 I2 पुट करके I max I min निकालो, माइनस करो, माइनस करके उसको इक्वेट करो xi के साथ, देन वहाँ से x का वैल्यू निकालो, हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल अप्रैल 3 शिफ्ट 1 का टोटल सोल्यूशन। ये वाला वीडियो अभी से थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको ठीक से देखो, ये वाले सीट में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आया था। अगर हम कंपेयर करेंगे अप्रैल 2 के साथ, अप्रैल 2 की दोनों सीट में बहुत ही मतलब इजी तो क्वेश्चन आया था, ऑल्सो जल्दी होने वाला क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, हम ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा हर एक दिन एक शिफ्ट का क्वेश्चन करने के लिए, पूरा सोल्यूशन करने के लिए, एंड ट्राई करूँगा जितना कम टाइम में कर सकूँ, कम टाइम में वो सोल्यूशन को समझा सकूँ, वही मेरा एम रहेगा, वही मेरा टारगेट रहेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। एंड और एक बात, अगर किसी भी वीडियो का किसी भी क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना है, मैं उसका फुल सोल्यूशन बता दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं फुल सोल्यूशन यहाँ पे करूँगा, पूरा अप टू द लास्ट आंसर निकालने तक मैं करूँगा, तो क्या होगा ना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटा लंबा हो जाएगा, पूरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझा के करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, मैं बस यहाँ पे वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अगर फिर से अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।